चलो भाई, ठीक है। हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। सेकंड यूनिट का जो दूसरा पार्ट था वो चल रहा था अपना होमोमॉर्फिज्म। आगे लिखो, वेरियस ऑफ मॉर्फिज्म, विभिन्न समाकारिता, विभिन्न समाकारिता, विभिन्न समाकारिता। अब देखो भाई, होमोमॉर्फिज्म में थोड़ा रिकेप कर देता हूं। होमोमॉर्फिज्म वास्तव में होता क्या है? तो मैंने कहा था कि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन फाइनली ये थी, होमोमॉर्फिज्म को मैं समाकारिता बोलता हूं, और समाकारिता की डेफिनेशन क्या थी? आपको सीधा याद रखना है कि लेट जी स्टार एंड जी डेस ओ बी टू ग्रुप, then a mapping of from G to G dash is said to be morphism या homomorphism if of A star B is equal to of A O of B। क्लियर है? ये डेफिनेशन थी कि फाइनली आपके पास दो ग्रुप होने चाहिए। क्रमचय में क्या थे? दोनों तरफ सेट थे। क्रमचय में तो क्या था? इस तरफ भी सेट था, इस तरफ भी सेट था। यही मैपिंग एक दिन क्या कहलाई थी? इफ अफ बी द फंक्शन, अगर ये फंक्शन था तो अफ खुद से खुद यानी एक सेट एस है आपका, सेट से सेट में डिफाइन होने वाला फंक्शन ही क्या कहलाता था? क्रमचय, यदि वो 1 1 और 1 2 हो जाए। अब वही फंक्शन है ये, यहाँ इसको मैं क्या कहूंगा? मैपिंग कह दूंगा, क्योंकि मैंने इस पे किस पे डिफाइन किया है? मैंने सेट पे डिफाइन नहीं किया, मैंने ग्रुप पे डिफाइन किया है। एस आपके पास सेट था, क्रमचय वाले क्रमचय में तो क्या था? दोनों तरफ सेट थे। इस बार क्या हो जाएंगे? ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब इस साइड भी ग्रुप है और इस साइड भी ग्रुप है। अब ये इन दोनों के बीच में मैपिंग है, ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। क्लियर है ना? ये इसका क्या है? कोडोमेन है। तो डोमेन वाला सेट, डोमेन वाला जो ग्रुप है वो तो है जी। तो अब जी अगर ग्रुप है तो किसी ना किसी संक्रिया के लिए तो होगा। तो मैंने कहा ये स्टार संक्रिया के लिए, क्योंकि सेट के लिए तो कोई संक्रिया आवश्यकता ही नहीं थी परम्यूटेशन वाले सेट में। तो पर यहां ग्रुप है तो ग्रुप कोई संक्रिया होगी। तो मैंने कहा एक जी है और दूसरा जी डेस। एक तो आपके पास सेट जी था जो स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप हो गया, इसलिए मैं कहूंगा जी स्टार ग्रुप है। और एक जी डेस सेट था जो ओ संक्रिया के लिए ग्रुप हो गया, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा? जी डेस ओ एक ग्रुप है। तो इनके बीच में वही मैपिंग है। अब यहां सेट है और ये मैपिंग अगर ऐसा बिहेव करे, कैसा कि अफ लगे दो एलिमेंट पे, किसके? जी के एलिमेंट, जी के दो एलिमेंट पे। अब जी के दो एलिमेंट अगर यहां से ए है, यहां बी है, यहां सी है, तो यहां इनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एलिमेंट मिलेंगे ना, अफ ए अफ बी अफ सी। ऐसा ही तो मिलेगा मामला भाई। अगर ए लगेगा अफ पे तो कोडोमेन में आंसर आएगा जो रेंज कहलाएगी एफ ए। बी लगेगा किस पे? अफ पे। अफ लगेगा अगर बी पे तो आंसर क्या आएगा? अफ बी, जो जी डेस का एलिमेंट है। तो मैंने कहा यदि अफ दो एलिमेंटों पे लगे जी के, तो दो जी के दो एलिमेंट लेने हैं। इसका मतलब सिंपली आप ए और बी तो उठा नहीं सकते, या तो आप ए प्लस बी करो या ए डॉट बी करो या ए स्टार बी करो। तो इसका मतलब ये क्या है? ये बाइनरी ऑपरेशन है। जिस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपका सेट ग्रुप हुआ है, तो आपने दो एलिमेंट लिए ए और बी, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? स्टार। तो ये रिप्रेजेंट करेगा सामने वाले एलिमेंट। तो यहां क्या हो जाएगा? अफ दोनों पे चला जाएगा, अफ चला जाएगा ए पे भी, अफ चला जाएगा बी पे भी, दोनों को बारी बारी। पर अफ ए होते ही एलिमेंट किसका हो गया? तो मैंने कहा ये जी डेस का हो गया। और अफ बी होते ही एलिमेंट किसका हो गया? तो ये जी डेस का हो गया। अब दोनों एलिमेंटों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन आना चाहिए था। अब बाइनरी ऑपरेशन यहां स्टार तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अफ ए और अफ बी किसके एलिमेंट है? जी डेस के एलिमेंट है। तो इनके बीच में ऑपरेशन कौन सा आएगा? ओ। अगर आपकी मैपिंग ऐसा बिहेव करे ग्रुप के साथ, तो फिर वो क्या कहलाएगी? मॉर्फिज्म कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। क्लियर है? अगर मैं कह दूं कि प्रूव करो ये होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये डेफिनेशन है। अब ये स्टार की जगह कुछ भी दे सकता है आपको, स्टार की जगह प्लस दे सकता है, डॉट दे सकता है, डिवाइड दे सकता है, माइनस दे सकता है, कोई भी और संक्रिया जो आपको चाहिए वो। और इस साइड भी आपको संक्रिया होगी, तो इसका मतलब इस साइड की संक्रिया यहां लगेगी, और जहां से रिप्रेजेंटेशन होगा एलिमेंट जिस सेट में या जिस ग्रुप में रिप्रेजेंट होगा उसकी ऑपरेशन वहां लगेगा। क्लियर? तो ये पूरा मामला है होमोमॉर्फिज्म। अब हम वेरियस कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं किसका? होमोमॉर्फिज्म की, कि विभिन्न समाकारिताएं क्या होती है, कि कुछ समाकारिताएं होती है। देखो इसमें क्या होता है कि एक समाकारिता मोनोसमाकारिता, मोनोमॉर्फिज्म होता है। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब वास्तव में अब क्या है? तो मैंने कहा ये मैपिंग, मैपिंग का मतलब फंक्शन है ये। तो फंक्शन है तो फंक्शन का टाइप भी तो होगा ना।
भी आपने कहा ये फंक्शन है, तो अब अगला आंसर यही तो रहता है कि ये फंक्शन है कौन सा, वन वन है कि ऑन टू है, वन वन है या मेनी वन है, ऑन टू है या इन टू है। तो आप पढ़ते हो ना कि एक एक ही है या बहु एक एक ही है, आच्छादक है या अंतरक्षेपी है, हिंदी में ऐसा पढ़ते हो। तो इसका मतलब अगर ये मैपिंग पहले वन वन हो गई और उसके बाद समाकारिता हो गई तो इसको क्या कहोगे? अगर ये ऑन टू हो गई और फिर समाकारिता हो गई तो क्या कहोगे? अगर ये वन वन ऑन टू दोनों हो गई और फिर समाकारिता हो गई तो क्या कहोगे? तो इनके अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो ये है वेरियस ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, हेडिंग लगाओ वेरियस ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, और सबसे पहले लिखो मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आइसोमॉर्फिज्म है, बाकी तो आप डेफिनेशन के तौर पे देख सकते हो। सबसे पहले लिखो मोनोमॉर्फिज्म, आप सीधा लिख लो इस बात को। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अब वन वन हो जाए, अब एक तो क्या हो जाए, वन वन हो जाए, और साथ में अब क्या हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो जाए। अगर मैं कह दूं आपको कि ये मोनोमॉर्फिज्म है या सिद्ध करो कि ये मोनोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब आपको क्या सिद्ध करना है कि जो मैपिंग है आपकी वो क्या है, एक एक की और समाकारिता होनी चाहिए। इसका हिंदी में नाम ही एक एक की समाकारिता है, ठीक है, कि एक समाकारिता यदि वो वन वन हो जाए तो वो क्या कहलाती है, एक एक की समाकारिता कहलाती है। क्लियर है? दूसरी लिखो मोनोमॉर्फिज्म के बाद लिखो इपीमॉर्फिज्म या एपीमॉर्फिज्म, आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता हिंदी में नाम लिख लेना इसका। तो ये होमोमॉर्फिज्म है और साथ में क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, ऑन टू के साथ में क्या हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो जाए। क्लियर है ये बात? समझ रहे हो बात को? होमोमॉर्फिज्म के साथ ये ऑन टू हो जाए। अब आप कहोगे कि यार समाकारिता की तो डेफिनेशन है, वन वन की तो आपने बताई नहीं, तो प्लस टू में पढ़ी थी ना, प्लस टू में डेफिनेशन पढ़ी थी, अब ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी देन ए डज नॉट इक्वल टू बी। यही होता है वन वन, कि यदि अफ ए और एफ बी दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो इनकी प्री इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए। अगर अफ ए और एफ बी दोनों सेम है तो फिर उनकी प्री इमेज है वो भी सेम आनी चाहिए। ऐसा ही था ऑन टू की डेफिनेशन, कि अगर आपके पास जो भी समाकारिता है, आपके पास जो भी फंक्शन है, अगर उसका कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाए, यानी कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहने चाहिए, सारे एलिमेंटों का प्री इमेज आपको मिल जाए, तो हम कहेंगे कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया। और जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, ऑन टू हो जाता है। और वो होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू भी है वो क्या कहलाता है, एपीमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाना, ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। आइसोमॉर्फिज्म, कई थ्योरमों में आपको आइसोमॉर्फिज्म, इस पे एक थ्योरम भी आपके सिलेबस में, आइसोमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं हम हिंदी में तुल्य समाकारिता, शायद है ना, तुल्यकारिता, हिंदी में नाम लिख लो इसका, तुल्यकारिता। तुल्यकारिता, अब तुल्यकारिता क्या होती है, ये तुल्यकारिता का मतलब होती है कि अब आपके पास बाइजेक्शन होना चाहिए, मतलब वन वन भी हो ऑन टू भी हो, वन 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 और वन वन ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म। अगर कोई कह दे कि सिद्ध करो कि ये अब आइसोमॉर्फिज्म है, तुल्यकारिता है, इसका मतलब आपको तीन बातें सिद्ध करनी है। कौन कौन सी? कि ये वन वन हो, ये ऑन टू हो, और ये क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो। कि एक होमोमॉर्फिज्म या एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होता है अगर वो होमोमॉर्फिज्म वन वन और ऑन टू भी हो जाए। इसका मतलब अगर मैं सिद्ध करवाना कहूं कहीं आपसे, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि सिद्ध करो कि ये मोनोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब है तो वो समाकारिता ही, समाकारिता के हम वेरियस पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मोनोमॉर्फिज्म का मतलब आप दो बातें सिद्ध कर दो। कौन कौन सी? कि आपके पास जो मैपिंग है वो वन वन भी है और आपके पास जो मैपिंग है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। अगर मैं कहूँ कि सिद्ध करो कि ये एपीमॉर्फिज्म है, इसका मतलब आप सिद्ध करो कि आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू है और आपका फंक्शन है वो क्या है, समाकारिता भी है। अगर मैं कह दूँ ये आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करो, तो इसका मतलब अब आपको तीन बातें सिद्ध करनी होगी। एक, कि वो आपका फंक्शन जो आपकी समाकारिता है या फिर आपका फंक्शन है वो वन वन होना चाहिए, आपका फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, और आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, या आपकी मैपिंग क्या होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म। तीनों बातें सिद्ध करनी होगी। क्लियर है? ये तीन बातें लिख लो। इसके अलावा आपके एक लिख लो एंडोमॉर्फिज्म, पांच है वैसे तो ये एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एंडोमॉर्फिज्म का दूसरा नाम होमोमॉर्फिज्म वैसे तो ये, पर ये क्या है, जो आपके पास दूसरा जो सेट है ना वो खुद वही होना चाहिए।
जैसे होमोमॉर्फिज्म में क्या था, होमोमॉर्फिज्म में क्या था, यहां जी था, ये स्टार के लिए था, तो यहां जी डेस था, तो यहां भी वापस जी डेस नहीं होके जी हो जाए। तो खुद से खुद में डिफाइन एक मैपिंग, अब इस बात को यूं पढ़ो आप, खुद से खुद में डिफाइन एक मैपिंग, अब अगर वो होमोमॉर्फिज्म है तो वो क्या है, एंडोमॉर्फिज्म है। एंडोमॉर्फिज्म का मतलब खुद से खुद में डिफाइन होती हुई समाकारिता, ठीक है। और एक लिख लो पांचवा, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म होता है कि खुद से खुद में डिफाइन होती हुई, खुद से खुद में डिफाइन होती हुई अब आइसोमॉर्फिज्म, कि होगा तो ये आइसोमॉर्फिज्म ही, ऑटोमॉर्फिज्म वास्तव में आइसोमॉर्फिज्म ही होता है, पर इस साइड इस बार जी डेस नहीं होगा, वो भी जी ही होगा। अगर खुद से खुद में डिफाइन है, समाकारिता है, तो वो एंडोमॉर्फिज्म है। इस साइड जी है, इस साइड जी डेस है, समाकारिता समाकारिता कहलाएगी। इस साइड जी है और इस साइड भी जी है, और फिर जो समाकारिता है वो वास्तव में उसका दूसरा नाम हो जाता है, क्या, उसे कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। और अगर इस साइड भी जी है, इस साइड भी जी है, और अब आपका फिर क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म, तो उसको फिर मैं ऑटोमॉर्फिज्म कह दूंगा। क्लियर? तो ये तीन बातें याद रखना, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो आप एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो आप, एक एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। अब z प्लस 2z प्लस है, और आपका फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, f(x इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब बताओ भाई, सिद्ध करो कि ये, अच्छा ये क्या हो सकता है भाई, एक बात देखना थोड़ा, कि एक फंक्शन है जो खुद से खुद में डिफाइन है, एक मैपिंग है जो खुद से खुद में डिफाइन है। अब अगर ये सेट होता तो ये 1 1 ऑन 2 हो जाती, तो फिर ये क्रमचय हो जाता, पर अब ये क्या है, अब इस साइड ग्रुप है, इस साइड भी ग्रुप है। भाई आप इसको यूं ही तो लिखोगे ना, कि इस साइड मेरे पास z है, तो इसका मतलब ये ग्रुप है प्लस के लिए, और ये भी ग्रुप है प्लस के लिए, खुद से खुद में डिफाइन है। तो इसका मतलब चाहे ये समाकारिता हो, चाहे ये आइसोमॉर्फिज्म हो, अगर समाकारिता होगा तो मैं इसको क्या कह दूंगा, एंडोमॉर्फिज्म, और अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो मैं इसको क्या कह दूंगा, ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर है ना? अगर यहाँ z प्लस होता और यहाँ r प्लस होता, अगर यहाँ z प्लस होता और यहाँ r प्लस होता, तो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इसका मतलब या तो ये मोनोमॉर्फिज्म होता, या ये इपीमॉर्फिज्म होता, ये आइसोमॉर्फिज्म होता। क्लियर सी बात है? अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये एंडोमॉर्फिज्म हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, हमें होमोमॉर्फिज्म ही प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म एक ही बात है। होमोमॉर्फिज्म में तो क्या होता है, इस साइड z है तो उस साइड कोई दूसरा सेट आना चाहिए, दूसरा ग्रुप आना चाहिए। और एंडोमॉर्फिज्म होता है होमोमॉर्फिज्म ही है, पर इस साइड अगर z है तो इस साइड भी z ही होना चाहिए, अगर इस साइड r है तो इस साइड भी r ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंडोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एंडोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एंडोमॉर्फिज्म का मतलब होता है होमोमॉर्फिज्म ही, होमोमॉर्फिज्म ही एंडोमॉर्फिज्म है। बस फर्क इतना है कि होमोमॉर्फिज्म में दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं, और एंडोमॉर्फिज्म में दोनों ग्रुप सेम होते हैं। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ये f है, तो यहां आप यूं मान लो कि मेरे पास x है, y है, z है, तो यहां भी आपके पास fx आएगा, fy आएगा, fz आएगा। क्लियर है? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे ही आएंगे। तो आपकी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन प्रूव करनी है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, fx प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx प्लस fy। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, मैं एलएसएस लेके चलता हूं, fx प्लस y, ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म है और खुद से खुद में डिफाइन है, इसका मतलब ये एंडोमॉर्फिज्म या अंतरकारिता है। ठीक बात है? तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, तो मैं एलएचएस लेके चलता हूं, fx प्लस y। अब देखो आपने क्या कहा है कि अगर x और y किसके एलिमेंट होंगे, फॉर ऑल जो अंदर इस सेट में एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके हैं, z के हैं। तो इसका मतलब आपने कहा है x प्लस y, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी से वी कैन से दैट z प्लस बी द ग्रुप, द क्लोजर प्रॉपर्टी से x अगर z का है, y अगर z का है, इसका मतलब x भी पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है, तो x प्लस y भी क्या आएगा, पूर्णांक। और आपने कहा है कि जब भी x पूर्णांक हो, z का मतलब पूर्णांक है, और उस पर आप लगाओगे तो आपका फंक्शन यहां ऐसे काम करेगा, वो दोगुना हो जाएगा। इसका मतलब यहां आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, 2x प्लस वाई। सिंपल सी बात है, कह सकते हैं हम ये बात। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, बिकॉज 2 एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जो होते हैं, जो आपके पास इनफाइनाइट जो सेट होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव या बंटन का नियम का पालन करते हैं।
इसका मतलब 2 चला जाएगा x के पास भी और उतना ही 2 चला जाएगा y के पास भी। क्लियर है ये बात? अब यहां से देखो x किसका एलिमेंट है, तो मैंने कहा x तो z का है, तो y किसका है, y भी तो z का ही है। तो 2x क्यों आया होगा, तो 2x तो तभी आया होगा ना जब f लगा होगा x पे, तो इसका मतलब ये है fx। और ये क्या है 2y, इसका मतलब y किसका है, तो y z का है। जब भी y z का होगा और वो 2y लिखा जाएगा, इसका मतलब उससे पहले क्या है, वो fy लिखा होगा। तो यहाँ क्या हो गया fy, ये प्रूव हो गया साहब। तो यही तो डेफिनेशन थी आपकी। आपने क्या कहा था कि अगर fx प्लस fx स्टार y इज इक्वल टू fx ओ fy हो जाए तो वो समाकारिता कहलाती है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ये तब कहलाता है जब दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग हो, और ये एंडोमॉर्फिज्म तब कहलाएगा जब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सेम हो। इसका मतलब यहां भी प्लस लगाओ आप और यहां भी क्या लगाओ प्लस, दोनों तरफ सेम है, सेम संक्रिया के लिए होगा तो सेट थोड़ी सेम होने चाहिए, ग्रुप होने चाहिए सेम, यानी सेट भी वही और संक्रिया भी वही, तो ग्रुप सेम है। क्लियर है बात? देन वी कैन से दैट दिस इज द एंडोमॉर्फिज्म। क्लियर है भाई? ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम लिखो, कर लोगे ना ये काम। एक एग्जांपल और लिख लो इसमें, ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो, एक एग्जांपल और लिखो। इसमें 2 हैं और वो देख लेना आप, है ना। एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है इसने, ये सिंपल है, बीच के एग्जांपल है कि अब c प्लस 2r प्लस r प्लस एंड आपका जो फंक्शन है वो इस प्रकार से डिफाइन है, आयोटा y इज इक्वल टू x फॉर ऑल x प्लस आयोटा y किसका एलिमेंट है, c का एलिमेंट है। तो क्या अब c से r में एक समाकारिता है, क्या अब c से r में या r पर एक समाकारिता है, समाकारिता का मतलब होमोमॉर्फिज्म है। हमें ये बात दिखानी है कि क्या ये c आपका जो फंक्शन है वो c से r पे एक समाकारिता हो सकता है क्या। अगर इस साइड भी c होता और इस साइड भी c होता तो फिर मैं समाकारिता नहीं कहता, फिर मैं कहता हिंदी में अंतरकारिता, या फिर इसको इंग्लिश में कहता मैं एंडोमॉर्फिज्म। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर समाकारिता ही प्रूव करवा रहे हो, खुद से खुद में डिफाइन है, तो वो समाकारिता एंडोमॉर्फिज्म है। अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करवाते खुद से खुद में डिफाइन होती तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होता, नहीं तो ये आइसोमॉर्फिज्म होता। क्लियर है? वैसे डेफिनेशन 3 ही है, मोनोमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म का मतलब खुद से खुद में डिफाइन एक समाकारिता, और ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब खुद से खुद में डिफाइन एक आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो अब C से R में एक समाकारिता है कि नहीं है, ये बात प्रूव करनी है। इसका मतलब हमें सिर्फ समाकारिता दिखानी है। भाई लिखूंगा मैं समाकारिता या अंतरकारिता क्यों लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं इसको होमोमॉर्फिज्म लिख दूंगा। क्या मैं इसको यहाँ एंडोमॉर्फिज्म लिख सकता हूँ, एंडोमॉर्फिज्म लिख सकता। एंडोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म होते एक ही हैं, पर दोनों का बिहेव अलग अलग है। बिहेव का मतलब इस साइड C है तो इस साइड भी C होना चाहिए, दोनों तरफ C सेम होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि एंडोमॉर्फिज्म है। एंडोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म एक ही बात है। तो यहां देखो भाई, क्या मैं इसको एंडोमॉर्फिज्म लिख सकता था, कभी नहीं लिख सकते। क्या मैं इसको ऑटोमॉर्फिज्म लिख सकता था, कभी कभी नहीं लिख सकते। अगर ये होता तो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर अगर ये होमोमॉर्फिज्म होता तो मैं इसको होमोमॉर्फिज्म में लिखूंगा, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म होता तो मैं इसको ऑटोमॉर्फिज्म नहीं लिख सकता था, आइसोमॉर्फिज्म ही लिखना पड़ता। ठीक है ना? तो डेफिनेशन 3 ही है वास्तव में, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि C के कोई भी एलिमेंट, ये कह रहा है इस साइड मेरे पास एक ग्रुप है जो C प्लस है, और इस साइड मेरे पास एक ग्रुप है जो R प्लस है, और ये कह रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट है मेरे पास, यहां x1 प्लस आयोटा y1 है, x2 प्लस आयोटा y2 है, x3 प्लस आयोटा y3 है, इस प्रकार के एलिमेंट है, आयोटा y3 है, और कॉरस्पॉन्डिंग में f लगेगा जब इस एलिमेंट पे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा कि यहां हो जाएगा f x1 प्लस आयोटा y1। क्लियर है? यहां हो जाएगा f x2 प्लस आयोटा y2। सिंपल सी बात है, ये आएंगे सारे एलिमेंट। हमें प्रूव करना है कि होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है कि f लगे इस वाले सेट के 2 एलिमेंटों पे थे, a स्टार b, 2 एलिमेंट ले लिया, और सामने ये f दोनों पे टूट के अलग अलग हो जाए, f a और f b, और इस संक्रिया जो भी ग्रुप होगा उनकी संक्रिया आ जाए इनके बीच में। यही तो होता है मामला, यही तो होता है। इस बार ये संक्रिया कौन है, स्टार की जगह यहां भी प्लस है और O की जगह यहां भी प्लस है, इसका मतलब दोनों की जगह क्या करना है प्लस। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना होगा, देन मैं इस साइड के 2 एलिमेंटों पे लगा देता हूं। अब x1 प्लस आयोटा y1, एक एलिमेंट तो ये हो गया, और दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया आपका x2 प्लस आयोटा y2, दोनों के बीच में क्या लग गया, प्लस लग गया। 2 एलिमेंट होंगे C के,
एक एलिमेंट x1 प्लस आयोटा y1 है और दूसरा एलिमेंट क्या है x2 प्लस आयोटा। अब आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये अप टूट के दोनों एलिमेंटों पे अलग अलग चला जाए। हमें क्या प्रूव करना होगा? प्रूव ये करना है कि ये अप टूटे इस पे चला जाए और अप टूटे ये इस पे भी चला जाए और इस सेट की दोनों के बीच में संक्रिया आ जाए। तो प्लस है तो प्लस लगा दिया मैंने, क्लियर है? यानी अप को तोड़ के दोनों एलिमेंट पे अलग अलग करना है। एलएचएस लेके चलो। अब ये है x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। अच्छा, ये अंदर वाले जो एलिमेंट है वो किसके हैं भाई? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट क्या होते हैं? रियल होते हैं। x1 भी रियल है, y1 भी रियल है, पार्ट रियल है। सॉरी, नंबर जो है x1 और y1 दोनों रियल हैं, पर ये पार्ट अलग अलग है। x1 आपके पास एक रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजरी पार्ट कहलाता है। तो जब जुड़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल वाला पार्ट रियल में जुड़ता है और इमेजरी पार्ट इमेजरी में जुड़ता है, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? f, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा कॉमन और y1 प्लस y2। अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपने कहा था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अफ लगेगा तो ये यहां ऐसे काम करेगा कि जो रियल वाला पार्ट है वो आ जाएगा और इमेजरी पार्ट गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये यहां रियल पार्ट है और ये इमेजरी पार्ट है, तो सिर्फ रियल वाला पार्ट आएगा। इसका मतलब अफ हटते ही क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2। अब x1 और x2 किसके एलिमेंट है? x1 और x2 तो r है ना, रियल नंबर है ना। इसका मतलब x1 और x2 क्या क्यों आया होगा? ये x1 क्यों आया होगा? x बिलोंग्स टू r। अगर ये रियल पार्ट है तो इसका मतलब ये किसी न किसी इमेजरी नंबर पे f लगा होगा तो आपके पास आया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x1 की जगह क्या हो गया होगा? x1 प्लस, भाई यूं लिख सकता हूं ना, मैं यूं लिख सकता हूं ना, ये क्यों आया है x1? तो आप कह दो कि ये इसीलिए आया है कि ये पहले x1 प्लस आयोटा y1 हुआ होगा तो आपने इस पे लगाया होगा, तो आपके हिसाब से x1 आ गया होगा। और फिर x2 क्यों आया होगा? क्योंकि साहब आपने f लगाया होगा x2 प्लस आयोटा y2 पे, तो क्या हो गया होगा? ये दिया है बस, दोनों पे अलग अलग आपका ना अलग अलग करना है, अलग अलग कर दिया बस, खत्म का हो जाएगा। 2 स्टेप का काम होता है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, इपिमॉर्फिज्म, कुछ भी प्रूव करवाए बस इतना सा काम। क्लियर? आगे एक थ्योरम लिखो बेटा, लिखो। कह रहा है इफ f इज ए होमोमॉर्फिज्म, दे रखा है इसने, इफ f is a homomorphism, if f is a homomorphism from a group G to G dash, from a group G to G dash, and if E and E dash be their respect identities, if E and E dash be their respective identities, identities लिखो यार, आइडेंटिटी मत लिखो, 2 आइडेंटिटी है इसलिए आइडेंटिटीज करो, आइडेंटिटीज। देन आपको 2 बातें प्रूव करनी है, याद भी रखना ये बात, एफ ई इज इक्वल टू ई डेस होगा, और दूसरी बात आपको प्रूव करनी है कि एफ ए का जो इनवर्स होगा ना वो एफ ए का टोटल इनवर्स होगा। ये बातें याद भी रखनी है और प्रूव भी करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है वैसे, ये बहुत बार पूछी भी गई है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी कर लो आप इस बात को। क्लियर है भाई? अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास अब एक होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब जी से जी डेस के बीच में होमोमॉर्फिज्म है। तो आप पहले डायग्राम बना लो कि यहां मेरे पास एफ जी है और जब कोई संक्रिया नहीं दी जाए तो आपको क्या मानना है? डॉट मानना है। संक्रिया आपके पास क्या माननी है? डॉट। भाई जी भी किसी संक्रिया के लिए ग्रुप हुआ है, इसका मतलब दिया नहीं है, इसने सीधा कहा है कि जी आपके पास एक ग्रुप है, तो इसका मतलब जी डॉट के लिए ग्रुप है।
और जी डेस भी किसी संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो हम क्या मान लेते हैं, डॉट के लिए ये भी ग्रुप है। ठीक बात है। और इन दोनों के बीच में ये कह रहा है कि अब आपके पास एक मैपिंग है जो होमोमॉर्फिज्म है। अब क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब यहां अगर ए बी सी ई एलिमेंट हुए, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसने कहा है कि ई और ई डेस आइडेंटिटी एलिमेंट है दोनों के, ई इसका आइडेंटिटी है, ई डेस इसका है, तो मैं यहां एलिमेंट क्या आएंगे, अफ ए अफ बी, या फिर आप यूं कहो एक बार के लिए कि देखो साहब ऐसा है कि अगर यहां डेस आपने ले रखा है, तो यहां अगर सिंपल जी आपके पास एक ग्रुप था, तो आपने सिंपल वाले एलिमेंट ले लिए, तो जी डेस है, तो मैं यूं कह सकता हूं ना, ए डेस बी डेस सी डेस ई डेस, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, डेस लगा के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। क्लियर है? सिंस अफ बी द होमोमॉर्फिज्म, अफ इसने दे रखा है कि ये अफ क्या है, अफ होमोमॉर्फिज्म है। कहां से कहां, फ्रॉम जी टू जी डेस, जी से जी डेस के बीच में अफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन इसने प्रूव की होगी, तो ये होमोमॉर्फिज्म है। तो अफ दो एलिमेंटों पे लगेगा, ए डॉट बी, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, सामने वाले ग्रुप के दो एलिमेंट अफ ए पे भी चला जाएगा, अफ बी पे भी चला जाएगा। क्लियर है? फॉर ऑल ए और बी एलिमेंट किसके होंगे, यहां जो भी एलिमेंट होंगे जो वो जी के होंगे, और एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट है भाई, ये जी डेस के एलिमेंट है। सही बात है, सही तो बात है, ये ऐसा हुआ होगा। अब देखो आपने एफ ए एलिमेंट बताया जी डेस का, और एफ ए कब आया है, जब ए लगा होगा किस पे, तो ही तो ए डेस आएगा। इसका मतलब एफ ए कहो से ए डेस कहो, आपने उसको ए डेस लिखा है, इसने इसको एफ ए लिखा है, एक ही बात है। सही बात है ये। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है पहले वाले केस में, देन वी टू प्रूव। पहले वाले केस में हमें ये प्रूव करना है अफ ई डेस होगा, ये प्रूव करना है, अफ ई इक्वल टू क्या होगा, ई डेस होगा। अब देखो मैं दो एलिमेंट लेके चलता हूं, नाउ अफ ए डॉट ई, ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ई किसका है, ई कौन है, किसकी, जी की। इसका मतलब जी की आइडेंटिटी ये शो करती है कि जी के एलिमेंट पे इस एलिमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ए डॉट ई वास्तव में क्या हो जाएगा, यही होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक ही तो बात है, चाहे अफ ए डॉट ई कहो चाहे अफ ए कहो, एक ही तो बात है। अच्छा इसको आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से लिख देते ना कि ई डॉट ए भी कह सकते हो आप, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी भी होती है और राइट आइडेंटिटी भी, और दोनों सेम होती है ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे हैं हम, जी और जी डेस दोनों ही ग्रुप है। इसका मतलब ए डॉट ई आपके पास ये आएगा। अब एक बात बताओ यार, अफ ए एलिमेंट किसका है, यहाँ ए एलिमेंट किसका है, जी का, ई किसका है, जी का, इसलिए ए डॉट ई किसका है, जी का, और ए डॉट ई का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। मैंने एफ में कोई प्रतिषेध नहीं किया है, यहां अफ को मैंने अफ ही रखा है। अब एक बात बताओ, ये अफ जो एलिमेंट है वो किसका है, ए एलिमेंट तो किसका है, ए एलिमेंट तो किसका है, तो ये जो अफ ए लगेगा वो किसका हो जाएगा भाई, आपने कहा समाकारिता है, इसका मतलब मैपिंग है, तो अफ लगने के बाद में एलिमेंट जी डेस के पास चला जाएगा। इसका मतलब अफ ए किसका एलिमेंट है, जी डेस का। इसका मतलब इस साइड का एलिमेंट तो किसके पास है, ए डॉट ई, अफ के अंदर वाला एलिमेंट ये तो है जी के, और अफ लगते ही एलिमेंट किसके पास चला जाएगा। अब यहां देखो अफ ए डॉट ई जो है, या फिर यहीं से देखो पूरा ले लो आप एक साथ, यहां देखो आप, सिंस अफ क्या है, अफ तो आपने कहा है ना कि ये होमोमॉर्फिज्म है, सही बात है, अब तो होमोमॉर्फिज्म कहा है आपने, और अगर अफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब अफ दोनों एलिमेंट पे अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब मैं इस अफ को क्या लिख सकता हूं, अफ ए डॉट अफ ही लिख सकता हूं, और बराबर अफ ए का अफ ए पड़ा है, भले आप इस साइड से आ जाओ भले आप इस साइड से आ जाओ, एक ही बात है, दोनों में से कोई एक बात प्रूव कर दो, ठीक बात है। अब ये अफ ए एलिमेंट किसका है भाई, अफ ए एलिमेंट किसका है, अफ ए एलिमेंट जी डेस का है, और अगर ये जी डेस का एलिमेंट है तो जी डेस के पास तो, जी डेस कौन है, जी डेस तो ग्रुप है, ग्रुप है तो इसका मतलब एक आइडेंटिटी इसके पास भी है, और आइडेंटिटी का नाम क्या है यहाँ, ई डेस। इसका मतलब अगर मैं इसे ई डेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या,
कोई फर्क पड़ा? Because E dash be the identity element of the G dash, then we can say that f a belongs to Z, then multiply of E dash by f a, then एलिमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यानी अगर E dash एलिमेंट ने G dash के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो G dash के उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज E dash be the आइडेंटिटी एलिमेंट। सही बात है ये? मैंने E dash से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि मैं अब देखो अब E और E dash को कंपेयर करना है मुझे, सीधी सी बात है, सीधी बात है। आप E dash इंटू एफ ए भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे फिर थ्योरम नहीं चलती, आपको एफ ए डॉट ई डैश ही लिखना पड़ेगा। ई डैश डॉट एफ ए भी ठीक है, एफ ए डॉट ई डैश भी ठीक है, पर जो ज्यादा ठीक है थ्योरम में जिसकी रिक्वायरमेंट है वही स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा। ये क्यों लिख दिया आपको समझ में आ रहा है? एफ ए जी डैश का एलिमेंट है और ई डैश भी जी डैश की आइडेंटिटी है, तो जी डैश की आइडेंटिटी अगर जी डैश के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एफ ए अगर ई डैश से मल्टीप्लाई करेगा तो एफ ए ही है, ठीक है। अब देखो ये सारे एलिमेंट किसके हैं भाई? ये एलिमेंट भी जी डैश का, ये एलिमेंट भी जी डैश का, ये एलिमेंट भी जी डैश का, क्योंकि अब लगने के बाद में तो आपने कहा है ना कि अब समाकारिता और जी डैश के पास चला जाएगा वो एलिमेंट। इसका मतलब जी डैश कौन है? जी डैश तो ग्रुप है, और ग्रुप में हमेशा निरसन नियम का पालन होता है, पढ़ा होगा आपने। सिंस एफ ए एफ ई एंड ई डैश बिलोंग्स टू जी डैश, जी डैश बी द ग्रुप, जी डैश क्या है? एंड जी डैश बी द ग्रुप, जी डैश ग्रुप है। सो बाय कैंसलेशन नियम, बाय कैंसलेशन रूल, कैंसलेशन लो क्या कहता है कि अगर जी डैश के एलिमेंट हैं दोनों तरफ और अगर सेम एलिमेंट है तो कैंसिल कर दो। तो मैंने कहा एफ ए एफ ई के लेफ्ट हैंड साइड में है और ई डैश के लेफ्ट हैंड साइड में एफ ए है, यानी ई डैश के भी राइट लेफ्ट हैंड साइड में सेम एलिमेंट है और एफ ई के भी लेफ्ट हैंड साइड में सेम एलिमेंट है, कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो कौन सा कैंसिलेशन है? लेफ्ट कैंसिलेशन। तो हमें क्या मिलेगा? एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। काट के नहीं दिखाना है भाई उसको, लिख मत मार देना, ये क्रॉस कर दो तो पंगा हो जाएगा, ठीक है भाई? समझ रहे हो आप इस बात को? तो हमें यही तो प्रूव करना था कि एफ ई बराबर क्या आना चाहिए? ई डैश। आ गया? हो गया? ये बात है, कुछ करना नहीं है खास, कुछ बात है नहीं इसमें। आगे देखो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एफ ए सॉरी एफ ए का जो इनवर्स है, सेकंड वाले पार्ट में देखो आप, एफ ए का जो इनवर्स है वो वास्तव में क्या होता है? पूरे का इनवर्स हो जाएगा, ये प्रूव करना है, दूसरा वाला पार्ट है। अब देखो इस बात को कैसे प्रूव करते हैं। सिंस ए डॉट ए इनवर्स क्या आ जाएगा भाई? चाहे आप ए इनवर्स डॉट ए कह दो, एक ही बात है भाई। ए एलिमेंट किसका है? ए तो जी का है, और अगर जी का एलिमेंट है तो जी तो ग्रुप है, और अगर ये ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट जो इसका है उसका इनवर्स भी इसी का होगा। इसका मतलब एक एलिमेंट और खुद उसी एलिमेंट का इनवर्स अगर पास में आके बैठेंगे तो उस ग्रुप की क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी उस संक्रिया के लिए। तो संक्रिया यहाँ डॉट मानी है और आइडेंटिटी आपने ई मानी है, तो इसका मतलब ए डॉट ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ आप कह रहे हो ये समाकारिता है, सिंस अब भी क्या है? अब भी होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब आपके पास जो मैपिंग है वो वेल डिफाइन है, और वेल डिफाइन है तो आप एफ लगा सकते हो दोनों एलिमेंटों पे। तो आप एफ लगाओ भाई दोनों एलिमेंटों पे, दोनों तरफ। ठीक बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब होमोमॉर्फिज्म है तो एफ इस पे भी चला जाएगा, एफ इस पे भी चला जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? एफ ई। एफ ई ही कौन है? ई डैश है, ठीक बात है। एफ ई ही कौन है? ई डैश है। अब ध्यान से देखो आप कि यार आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? एफ एलिमेंट किसका है? जी डैश का। अब ध्यान से देखो कि जी डैश का कोई एलिमेंट है और वो किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। जी डैश का कोई भी एक एलिमेंट है जी डैश का कोई भी एलिमेंट है और वो किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है, और सामने क्या आ रही है? जी डैश की आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब पक्का ये एलिमेंट इस एलिमेंट का इनवर्स ही है, ऐसा ही होगा। अगर 5 किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है और सामने 1 आ रहा है, इसका मतलब वो जो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है वो 100% 1/5 ही है। इसका मतलब 5 का गुण प्रतिलोमी है, ऐसा ही होता है।
इसका मतलब आप यही तो कह रहे हो कि एफ ए जो जी डेस का एलिमेंट है, जी डेस के एलिमेंट ने किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है और सामने उसी ग्रुप की आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब पक्का ये दोनों एक दूसरे के एलिमेंट इनवर्स है। देन वी कैन से दैट देन एफ ए इनवर्स जो है वो कौन है, इनवर्स ऑफ एफ ए है, हम कह सकते हैं ये बात। देन एफ ए जो इनवर्स है वो इस एलिमेंट का पक्का इनवर्स है, और इस एलिमेंट का इनवर्स कैसे लिखते हैं हम, कि एफ ए का इनवर्स लिखने का तरीका क्या है कि आप पूरे एलिमेंट के ऊपर -1 लगा दो, बस खत्म काम, ये तो प्रूव करना था। एफ ए का जो इनवर्स होता है वो एफ ए इनवर्स होता है, समझ रहे हो इस बात को। 2 मिनट का प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस बातों को समझना है। अगर आप फाइनली किसी की पीडीएफ देखोगे तो ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो यहाँ हमने बोला है वो बहुत कुछ बिना लिखे बोला है, ठीक है। एक एक स्टेप अपने आप में बोल के बता रहा है आपको, समझ में आई बात कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, दोबारा देख लो। हमें एफ ए का इनवर्स, हमें एफ ए का पूरा इनवर्स प्रूव करना था, तो मैंने कहा ए डॉट ए इनवर्स क्या होगा, तो मैंने कहा ए किसका एलिमेंट है, तो आपने कहा जी का, ए इनवर्स उसी एलिमेंट का इनवर्स होगा, इसका मतलब जी ग्रुप है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो सामने क्या आएगा, ई आएगा, मैंने दोनों साइड एफ लगा दिया। एफ लगाते ही यहाँ क्या हो जाएगा, एफ तो समाकारिता है, इसका मतलब एफ ए और एफ ए इनवर्स, अब तो दोनों पे अलग अलग चला जाएगा, और डॉट वाली संक्रिया आएगी, एफ ई का एफ ई पड़ा है। एफ ई क्या है, एफ ई विद द एलिमेंट ऑफ जी डैश एंड एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, क्योंकि जी डैश के सारे एलिमेंट आपने डैश लगा के लिखे हैं, इसका मतलब एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। तो यहाँ एफ ए डॉट एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, इसका मतलब ई डैश क्या है, ई डैश जी डैश की कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। एफ ए कौन है, एफ ए आपने कहा एफ ए तो एक एलिमेंट है जो किसका है, जी डैश का, आपने कहा जी डैश का कोई भी एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है और सामने उसी ग्रुप की आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब पक्का ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट का इनवर्स है, और ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट का इनवर्स है। तो हमें जो चाहिए वो थे कि एफ ए जो इनवर्स ये दूसरा एलिमेंट है वो इस एलिमेंट का इनवर्स है। तो मैं लिखने का तरीका क्या है कि इनवर्स ऑफ 5 को कैसे लिखते हो गुणन प्रतिलोम में, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो, यानी 5 के ऊपर -1 लगा दो, यहाँ मेन एलिमेंट कौन था, एफ ए का पूरा इनवर्स कर दो, क्लियर है। तो ये मामला है, ठीक है भाई, आगे देखो बेटा। सेकंड थ्योरम देखो, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। लिखो, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, if f is a homomorphism from g to g dash, from g to g dash, then इसमें भी 2 पार्ट है। पहला कह रहा है आप प्रूव करो कि अगर h g का सब ग्रुप हो, h is a subgroup of g, तो आप प्रूव करो दैट इंप्लाइज एफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश। पहले यही कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट करेंगे अभी। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ आप कि आपको दे रखा है इतना काम कि एफ आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जी से जी डैश में। अब थोड़ा ध्यान रखना, पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लेता हूँ मैं। ये आपके पास जी है, ये आपके पास जी डैश है, ये जी है, ये जी डैश है, ये आपके पास समाकारिता है, अब होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ ए एलिमेंट है, यहाँ बी एलिमेंट है, यहाँ कोई भी और दूसरा एलिमेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जब एफ लगेगा ए पे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो जी डैश का होगा, और जी डैश के एलिमेंट को किस तरीके से लिख देते हैं, ए डैश बी डैश और सी डैश लिख सकते हैं ना, डैश लगा के लिख दो तो ताकि आपको पता चल जाए ये एलिमेंट किसका है, ठीक है। अब देखो, सिंस पहली बात एफ बी द होमोमॉर्फिज्म, अब होमोमॉर्फिज्म है, दे रखा है आपको ये बात, कहां से कहां, जी से जी डैश में, जी टू जी डैश। इसका मतलब अब अगर 2 एलिमेंटों पे लगेगा तो सामने अब दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ दोनों ही तरफ क्या है, कोई ग्रुप की कोई संक्रिया दे नहीं रखी है, दोनों तरफ डॉट मान लो, तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये ए और बी किसके एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट हो जाएंगे किसके, जी के, एंड एफ ए और एफ बी डैश, ये एफ बी एलिमेंट किसके हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे जी डैश के। क्लियर सी बात है, ठीक बात है,
ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आप मान लो कि जी आपके पास एक सब ग्रुप है। अब आप मान लो कि लेट जी सॉरी एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का सब ग्रुप है, आप ऐसा मान लो एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। अब मान लो कि एच है वो जी का सब ग्रुप है, इसका मतलब सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि जी से दो एलिमेंट लो, एच से सॉरी कोई भी एलिमेंट जो एच के है, तो आप ये मान लो कि ए डॉट बी इनवर्स किसका है, एच का है। यही तो है डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। याद है क्या आपको जब सब ग्रुप किया था तो यही तो डेफिनेशन थी। सब ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है कि अगर आपको जिस भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है वहां से दो एलिमेंट लो, एक एलिमेंट डॉट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स वापस उसी सेट में चला जाए तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ए डॉट बी इनवर्स 100% किसका है, एच का है। तो हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी टू प्रूव एफ एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी डैश, कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो आप ये प्रूव करो कि एफ एच भी क्या होगा, जी डैश का सब ग्रुप होगा। इसका मतलब एफ एच जी डैश का सब ग्रुप होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डेफिनेशन कि आपके पास एक नॉन वॉइड सेट होना चाहिए। इसका मतलब आपने कहा है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है, इसका मतलब कोई ना कोई दो एलिमेंट या कोई ना कोई दो एलिमेंट एच के पास है, इसका मतलब वो खाली नहीं है पहली बात तो। और अगर वो खाली नहीं है तो फिर ए डॉट बी इनवर्स किसके पास होना चाहिए, एच के पास होना चाहिए, तभी तो एच सब ग्रुप है। अब हमें एफ एच को प्रूव करना है, इसका मतलब एफ एच से दो एलिमेंट लो। एफ एच से दो एलिमेंट कब आ सकते हैं, जब एफ एच के पास कोई एलिमेंट होगा तो ही तो लोगे नहीं क्या। एफ एच के पास कोई, अब मैंने कहा एफ एच से दो एलिमेंट लो, तो आप ये कह देते हो एफ एच के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर लोगे कैसे। इसका मतलब पहली बात तो वो खाली नहीं होना चाहिए ना। क्या खाली हो सकता है, क्या खाली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लिखो आप इस बात को, सिंस सीधा दिख रहा है यार, जो एफ जब एच अगर सब ग्रुप है, एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो इन एलिमेंटों पे एफ लगेगा तो सामने कोई ना कोई एलिमेंट पक्का आएगा। तो इसका मतलब एफ एच सबसेट तो होगा पक्का, जी डेस का सब ग्रुप का मुझे नहीं पता, तो एफ एच जी डेस का सब ग्रुप है। एच की आइडेंटिटी क्या है यार, एच की जी की आइडेंटिटी क्या है, जी की आइडेंटिटी ई है, जी की मान लेते हैं आइडेंटिटी है, तो एच जी का सब ग्रुप ही तो है। तो इसका मतलब एच की भी आइडेंटिटी क्या होगी, ई तो होगी। इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो एच के पास पक्का है, कौन है वो, ई। इसका मतलब एच का एलिमेंट ई है, तो ये पूरा सेट है आपका, ये पूरा सेट है, उसमें मैं बता रहा हूं कम से कम एक एलिमेंट है ई। तो इस एफ एच पे जब एफ लगेगा तो ही तो एफ एच होगा, तो इसका मतलब ई एलिमेंट पे एफ एच तो लगेगा कम से कम, तो वो एफ एच का एलिमेंट तो है। इसका मतलब एफ ई जो एलिमेंट होगा ना वो पक्का किसका होगा, एच डैश का होगा, या एफ एच का होगा। एच डैश नहीं लिखा आपने, एफ एच लिखा है तो एफ एच लिख लो भाई। आप यूं लिख लो एक बार के लिए कि एफ एच खाली नहीं है, एफ एच खाली नहीं है, आप सीधा लिख लो आप एफ एच दैट इंप्लाइज दैट एफ एच डज नॉट इक्वल टू 5। अब अगर ये खाली नहीं है तो दो एलिमेंट मान लो इसमें से, खाली नहीं है तो क्या करो, इसका मतलब ई, ये बात भी लिख लो साथ में जो मैं बता रहा हूँ, ई बिलोंग्स टू एच दैट इंप्लाइज दैट एफ ई बिलोंग्स टू एफ एच। भाई अगर एच का एलिमेंट ई है तो एच पे ही एफ लगेगा तो वो क्या रह जाएगा, एफ एच का एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब एफ ई किसका एलिमेंट है, और एफ ई अब जब ई पे लगेगा तो इसका मतलब ई कौन था, ई तो वास्तव में जी का एलिमेंट था ना, और जी के एलिमेंट पे आपने एफ लगाया, इसका मतलब जी डेस का हो गया। तो एफ ई को क्या लिख सकता हूँ, एफ ई बराबर ई डेस लिख सकता हूँ ना भाई, चाहे एफ ई कहो चाहे ई डेस कहो, क्योंकि एफ लगने के बाद में जी डेस में चला जाएगा, और जी डेस का एलिमेंट किस टाइप में लिखा है आपने, डेस टाइप में लगा के लिखे है, इसका मतलब ई डेस एलिमेंट है। क्लियर है भाई। अब आप दो एलिमेंट ले लो, आपने कहा है कि वो खाली नहीं है, खाली नहीं है इसका मतलब कितने एलिमेंट हो सकते हैं, अगर एक ही एलिमेंट है तो फिर आप दोनों को वही ले लो, और अगर बहुत सारे एलिमेंट है तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट चूज कर लो, भी दो एलिमेंट ले लो आप उठा के। तो लिख लो कि लेट, बस अब तो डेफिनेशन ही प्रूव करनी है और कुछ नहीं है। नाउ लेट, आपने कहा वो खाली नहीं है, इसका मतलब ए डेस और बी डेस दो एलिमेंट मान लो किसके, एफ एच के। और अब आप प्रूव कर दो कि ए डॉट बी इनवर्स भी किसका होगा, ए डेस डॉट बी डेस इनवर्स ये किसका एलिमेंट होगा। अच्छा ए डेस और बी डेस अगर एफ एच के हैं तो ए डेस क्यों आया होगा, क्योंकि एफ ए लगा होगा किस पे, एफ लगा होगा ए पे, और बी डेस क्यों क्यों आया होगा कि एफ लगा होगा किस पे, बी डेस पे। सीधी सी बात है, तभी तो आएंगे, क्योंकि आपने ऊपर डायग्राम में देखो क्या लिख रखा है, ए डेस और बी डेस एलिमेंट लिख रखे हैं ना। ये कैसे लिखेंगे, यहाँ डेस टाइप का एलिमेंट है
और ये इसी का सबसेट है, इसका मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट वहां आएंगे, तो इसका मतलब वहां भी डैश टाइप के एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब आपने लिखा है एफ ए, इसका मतलब ए डैश हो जाएगा, आपने लिखा है एफ बी, इसका मतलब वो बी डैश हो जाएगा। अब हमने दो एलिमेंट माने हैं, इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा ए डॉट बी डैश का इनवर्स, ए डैश डॉट बी डैश का इनवर्स, ये किसके पास हो, ये एफ एच के पास हो, ये प्रूव करना है आपको। अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब हम एलएचएस लेके चलते हैं कि देखते हैं ये मामला है क्या, ठीक है ना। अब देखो भाई, ए डैश डॉट बी डैश का इनवर्स, ए डैश क्या है भाई, ए डैश तो एफ ए है, बी डैश क्या है, बी डैश एफ बी है, इन दोनों का डॉट और इसका पूरा इनवर्स है। तो इसका मतलब एफ को आप ऐसा लिख सकते हो ना, ए अभी आपने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम में कहा था कि एफ वाले पूरे पे इनवर्स लगे चाहे बी पे इनवर्स लगे एक ही बात है, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो, एफ क्या है, एफ क्या है भाई, एफ तो होमोमॉर्फिज्म है ना, एफ विद होमोमॉर्फिज्म, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब एफ तो बाहर आ जाएगा, ए डॉट बी इनवर्स। अब यार ए डॉट बी इनवर्स एलिमेंट किसका है, सिंस ए किसका था, एच का था, बी किसका था, एच का था, तो ए डॉट बी ए डॉट बी इनवर्स किसका हुआ, एच का, और जो एलिमेंट एच का है उस पे एफ लगेगा तो वो एफ एच का हो जाएगा। इसका मतलब यहां एफ ही तो लगा है किस पे भाई, आपने एलएचएस ये लेके चले थे, ये तो लेके चले थे, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ए डॉट बी इनवर्स अगर इसका है तो एफ ए डॉट बी इनवर्स ये किसका हो जाएगा भाई, बस खत्म काम, ये डेफिनेशन थी, ये प्रूव हो गया। आप नीचे लिख देना, अतः एफ एच जी डैश का एक सब प्रूफ है, याद भी रख लेना इस बात को। कल हम इसमें दूसरा पार्ट और कर्नेल करेंगे और उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम करेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें नॉर्मल सब ग्रुप बचेगा, वो यानी 2 क्लासें मैक्सिमम या 3, 2 से 3, ठीक है भाई। चलो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।